प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आईटीबीपी के बारे में, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में, जो अभी सुर्खियों में है। आपको बताएंगे कि ये क्यों सुर्खियों में है और आईटीबीपी के बारे में हमें कौन सी जानकारी रखनी जरूरी है। अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है, आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है इस पर सवाल कि जो हमारा पारामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनका क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में या बॉर्डर की सुरक्षा में। तो आईटीबीपी अभी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईटीबीपी के साथ, कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं यानी जो सीमांत गांव हैं वहां पर उत्तराखंड में, उन सब में टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसमें आईटीबीपी अपनी भूमिका निभाएगा। तो आईटीबीपी क्या टूरिज्म को लेकर के अपनी भूमिका कर सकता है या फिर वो इस तरीके के एमओयू को करके जो कार्यवाही करता है ये उसका क्षेत्राधिकार है या उसका कार्य है, क्या है उसका एग्जैक्टली कार्य, किस तरीके से आईटीबीपी हमारे लिए देश के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हीं बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं नेचर क्या है आईटीबीपी का। आईटीबीपी हमारे देश में एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं हमारे देश में, उसमें से एक ये है। और इसके साथ साथ ये अर्धसैनिक बल है, पारामिलिट्री फोर्स है। तो पारामिलिट्री फोर्स के रूप में इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को। तो 1962 में जब इसका गठन हुआ तो सभी आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो भारत और चीन के युद्ध के दौरान बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। उस समय ऐसे ही किसी फोर्स को नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि किसी भी फोर्स को बनाने के लिए हमारे देश में पारामिलिट्री फोर्स को बनाने के लिए संसद में एक एक्ट पारित करना होता है, बिल पारित करके फिर वो बनता है। तो हमारे पास उस समय ऐसा अवसर नहीं था। आनन फानन में देखा गया कि हमारे देश में ऑलरेडी एक कानून था जिसको सीआरपीएफ एक्ट बोलते हैं, सीआरपीएफ एक्ट 1949। तो हमने सीआरपीएफ एक्ट 1949 के तहत ही आईटीबीपी का गठन कर दिया। तो इस तरीके से आईटीबीपी अस्तित्व में आया और जो इंडिया का जो तिब्बत के साथ बॉर्डर लग रहा था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ये अस्तित्व में आया। और इसके साथ ये देखा गया कि भाई सीआरपीएफ एक्ट के तहत बनाया गया है, तो सीआरपीएफ तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अलग कामकाज है, और आईटीबीपी को उस एक्ट के तहत अगर बनाया गया है तो फिर थोड़ा उसमें जरूरी तब्दीली भी की जाए। तो बाद में 1992 में 92 में भारत की संसद में एक कानून पारित करके यानी आईटीबीपी एक्ट पारित किया गया और 1994 में आईटीबीपी रूल्स फ्रेम किया गया और उसके माध्यम से आईटीबीपी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका डीजी कौन होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, ये सारी बातें उसमें लिख दी गई और स्पष्ट रूप से सारी जानकारी आईटीबीपी के बारे में फिर सामने आई। आईटीबीपी ने काम करना शुरू किया और 4 बटालियंस के साथ उसने काम करना शुरू किया था और अभी वर्तमान में उसके पास 60 बटालियन है, 60 से 62, कहीं कहीं 62 मिलता है, कहीं 60 मिलता है, कहीं अलग अलग जगहों पर 57 भी मिलता है। लेकिन आप अगर आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहां 60 की संख्या बताई गई है। तो 60 बटालियन के माध्यम से ये काम करता है। 90,000 कर्मचारी आईटीबीपी के लिए अपनी सेवाएं देते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आईटीबीपी करता क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आईटीबीपी का काम है हमारे जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण इलाके हैं उन सब की सुरक्षा। तो कौन कौन से वो इलाके हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई, यानी चाइना का इंडिया के जिन जिन स्टेट से बॉर्डर शेयर होता है उन सब जगहों पर आईटीबीपी के लोग लगे होते हैं। जैसे लद्दाख से सीमा लगती है चीन की, तो लद्दाख और जो चीन की सीमा है उसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं उन सब पे आईटीबीपी के जवान लगते हैं। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है चीन, तो हिमाचल प्रदेश में लगते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जो चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, ये सब जो इलाके हैं जिनका चीन से सीमा लगती है उन सब पे आईटीबीपी के जवान रहते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। इसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम का जो बॉर्डर है चीन के साथ उस पे भी ये लोग रहते हैं। तो इन 5 जगहों पर ये सिक्योरिटी देने का काम करता है और ये एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है।
बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का मतलब है सीमा की सुरक्षा करने वाला ये एक महत्वपूर्ण बल है, और बॉर्डर सिक्योरिटी के क्रम में ये अपनी भूमिका निभाता है। इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका ये है कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटी अगर हो रही हो तो उसको ये वहीं बॉर्डर पर ही प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी चीन से मान लो कोई भी आतंकी गतिविधि हो रही हो, चीन से अगर किसी भी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन, कोई घुसपैठिया आ रहा हो, कोई स्पाई, कोई जासूस अगर आ रहा हो, तो उसको ये लोग अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं। जो कोई असेट लेकर के आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी लेकर के आ रहा है, उसको ये सीज करते हैं। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो तस्करी होती है, जैसे चीन के बॉर्डर से इंडिया में जब भी किसी भी प्रकार की तस्करी होगी, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग हो, चाहे वो वीपन स्मगलिंग हो, हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, या प्राचीन मूर्तियों की तस्करी है, इन सबको जब्त करना, इनको पकड़ना जो है ये काम है आईटीबीपी का। तो बेसिकली आईटीबीपी जो इन्फिल्ट्रेशन है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और जो इलीगल माइग्रेशन है, अगर अवैध तरीके से चाइना से कोई भी इलीगल माइग्रेंट इंडिया में एंटर कर रहा है तो उसको भी रोकने का काम आईटीबीपी करता है। इसके अलावा आईटीबीपी को महत्वपूर्ण जो काम दिया गया है वो ये है कि 1980 से लगातार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं, उन तीर्थयात्रियों को सिक्योरिटी कवर, मेडिकल कवर और कम्युनिकेशन सर्विसेज कवर दिया जाता है। जैसे कोई भी तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा कर रहा है जब कैलाश मानसरोवर का, तो कोई तूफान आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा की चीज आ गई, या आतंकी हमला हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो ऐसे में वो जो तीर्थयात्री है वो अपने घर से कम्युनिकेट करना चाहेगा, उससे बातचीत करना चाहेगा, तो ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं ये आईटीबीपी वाले मुहैया कराते हैं। इसी प्रकार से अगर जो तीर्थयात्री हैं वो बीमार पड़ गए या कोई और समस्या हो गई तो उन्हें मेडिसिन के लेवल पर सहयोग किया जाता है। और सिक्योरिटी कवर का मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई भी नक्सल अटैक हो या माओवादी हमला हो, आतंकी हमला हो, कोई क्रिमिनल का हमला हो, उन सबसे बचाने का काम ये करता है। इसके अलावा आईटीबीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसको ये बहुत अच्छे से अंजाम देता है। तो हिमालयी क्षेत्र में अक्सर देखा गया है कि जो पैसेंजर्स होते हैं, जो टूरिस्ट्स होते हैं, वो जब जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, लद्दाख में लोग घूमने जाते हैं, हिमाचल में मनाली में और इन सब जगहों पर घूमने जाते हैं, उत्तराखंड के तमाम एरियाज आप जानते ही हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर जो ट्रैफिक सेफ्टी वाला जो मुद्दा है वो देखा गया है। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो वो जो गाड़ियां होती हैं, बस होती है, वो खाइयों में गिर जाती है, तो खाइयों से निकालने का जो काम है ये आईटीबीपी के जवान करते हैं। तो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अच्छे तरीके से करते हैं और ये इनकी एक विशेषता है। इसके अलावा अगर कोई पर्वतारोही है, कोई भी ऐसा पर्वतारोहियों का दल है जो कहीं पहाड़ों पर गया है और वहां फंस जाए, उन्हें कैसे नीचे लेकर के आना है माउंटेन पीक से, या अगर डेड बॉडीज हैं, कोई पर्वतारोही गया है और वहां पर उसकी मौत हो गई तो उसे जमीन पर नीचे वापस लाना है, तो ऐसे भी अभियान चलाता है आईटीबीपी। और आईटीबीपी ने ऑपरेशन डेयर डेविल चला करके नंदा देवी पीक से 8 पर्वतारोहियों के शव को नीचे ले आकर के उनका अंतिम संस्कार करवाया, ये भी भूमिका निभाता है। इसी तरीके से जब केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, आप लोगों को याद होगा, 2013 में केदारनाथ की आपदा में बहुत से लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग थे, उसमें तमाम लोग बह गए, तमाम लोगों की मौत हुई, तमाम प्रकार की हिंसा और अपराध की चीजें भी उसमें देखी गईं। तो ऐसी स्थिति में आईटीबीपी के जो जवान थे, जिन्हें हिमवीर कहा जाता है, इनका टाइटल है हिमवीर, तो इन्होंने 33,000 लोगों की जान बचाई। ये आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात को चिन्हित किया गया है कि 33,000 लोगों की जान बचाई और 17 आईटीबीपी के जवानों ने अपनी जान गंवाई। केदारनाथ जो मूवी बनी है उसमें इस बात को दर्शाया गया है, जिक्र किया गया है कि आईटीबीपी किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है। और ऐसे ही आईटीबीपी कई अन्य प्रकार के अपने भूमिकाएं निभाती है। एक भूमिका उसकी है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भाग लेना, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करती है। होम मिनिस्ट्री जो है अलग अलग जगहों पर विदेश मंत्रालय से बातचीत करने के बाद इसे
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगा दिया जाता है। हैती में भूमिका निभाना, अंगोला में, सूडान में, रवांडा में, अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं आईटीबीपी के जवान। इसके अलावा ये सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं, यानी जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में रहने वाली जो आबादी है, उन सबको भारत के साथ जोड़ना, कि उनके मन में भारत के प्रति कोई दुर्भाव न आए, तो उनसे लगातार बातचीत करना, उनसे इंटरैक्शन करने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें फ्री मेडिकल असिस्टेंस लोकल लोगों को दिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल बैग दिया जाता है, पेंसिल, किताब, कॉपी, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। कल्चरल इवेंट्स, छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम करा करके लोगों का मन जो है ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी काम आईटीबीपी करता है। आईटीबीपी जो है हिमालयन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। फॉरेस्टेशन यानी अफॉरेस्टेशन, वन लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी को बढ़ाने की दिशा में भी ये काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आईटीबीपी नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ भी भूमिका निभाता है, तो प्राइमरली तो इसे आईटीबीपी को ये काम नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है तो होम मिनिस्ट्री इसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगा सकती है। तो इन्होंने 2009 में जो नारायणपुर और राजनंदगांव जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां पर नक्सलियों के सफाये में मिशन में भाग लिया। क्या ये आतंकवादी गतिविधियों को नष्ट करने में भी भाग लेते हैं? तो हाँ, गृह मंत्रालय चाहे तो इन्हें कश्मीर में और अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी लगा सकता है। तो ये सब इनकी भूमिका रही है आईटीबीपी की। और आईटीबीपी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है। 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत साझा करता है चाइना से, और चाइना और जो इंडिया का जो बॉर्डर है, खासकर लद्दाख में पैगोंग लेक वाला जो एरिया है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 8 तक के जो एरियाज हैं, वहाँ पर दौलत बेग ओल्दी है, जो वहाँ पर तमाम ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जिस पर चीन की निगाह है, जैसे देपचांग पास है, या जितने ऐसे दर्रे वाले इलाके हैं उन सब पर नियंत्रण करने की कोशिश करना, गलवान वैली है, तो वहाँ पर आईटीबीपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आईटीबीपी एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में अपनी ये सब भूमिकाएं लगातार अदा करता आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आईटीबीपी के बारे में आपको जानकारी दी गई, उसकी भूमिकाओं पर आप सवाल भी लिख सकते हैं मेंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि आईटीबीपी किस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा में और बाह्य सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाता है, मूल्यांकन करें, इसको आप बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।